हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री में। क्लास 11th में है हम लोग और क्लास 11th का पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कर रहे हैं। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लास्ट क्लास लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में, एटम के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में। ओके, तो बहुत ही आसान सा क्लास होने वाला है ये। आप लोग कॉपी और पेन उठाइए, फटाफट वीडियो बनाइए, सॉरी नोट्स बनाइए। वीडियो तो हम बना रहे हैं, नोट्स आप बनाइए और देखिए आगे। तो देखिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सबको हेडिंग देंगे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये बता दें आपको, डाल्टन साहब ही पहले ऐसे साइंटिस्ट नहीं थे जिन्होंने एटम या मॉलिक्यूल के बारे में बताया। बहुत सारे साइंटिस्ट इससे पहले बता चुके थे, जैसे महर्षि कनाड। महर्षि कनाड एक इंडियन फिलोसोफर थे। उन्होंने बहुत ही पहले बता दिया था कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। इसको इंग्लिश में कहेंगे हम लोग कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर इज परमाणु। उन्होंने परमाणु बोला था। ओके, और एटम का हिंदी भी परमाणु होता है। तो उन्होंने बोला कि परमाणु सबसे छोटा पार्टिकल होता है। इंडियन फिलोसोफर थे, बहुत से पहले बता चुके थे, और भी इंग्लिश साइंटिस्ट वगैरह बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बताया था। लेकिन जॉन डाल्टन ने 1808, अगर ये डेट चेंज भी हो सकता है, मे बी कोई बुक 1806 लिखता है, कोई 1807, कोई 1808। इसमें हिस्ट्री पे नहीं जाना है, हम लोग को मेन पॉइंट पे आना है। तो उन्होंने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में ये बताया कि कुछ मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया। सॉरी, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या क्या बताया, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मैटर। उन्होंने ऐसे बताया कि द स्मॉलेस्ट एंड इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मैटर इज एटम। ओके, तो फिर सेकेंड पॉइंट उन्होंने ये बताया कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम सब पॉइंट लिखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, सुनिएगा ध्यान से। मतलब कि एटम को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ भाई? अगर कोई आयरन का छोटा सा एटम है, अगर उसको हम लोग को क्रिएट करना है तो बहुत ही मुश्किल है भाई। मुश्किल क्या, नामुमकिन है, हम लोग क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। और ना ही आयरन के एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या किसी भी मेथड को यूज कर लीजिए, या तो वो फिजिकल मेथड हो या फिर केमिकल मेथड हो। ओके, तो एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने ये बोला कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन प्रॉपर्टीज। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन प्रॉपर्टीज। समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट को। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन प्रॉपर्टीज, और वो प्रॉपर्टीज कौन थे? तो प्रॉपर्टीज थे मास, साइज, शेप एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज भी थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ही, केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो उन्होंने बोला कि किसी एक एलिमेंट के सभी एटम की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। फिर उन्होंने ये बताया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। जैसे अगर आप कैल्शियम के सारे एटम की प्रॉपर्टी ले लीजिए तो सेम, मास उसका 40U, साइज सेम, शेप सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, है ना। और उन्होंने बोला कि डिफरेंट एलिमेंट का, जैसे पोटेशियम और कैल्शियम की चर्चा करें तो दोनों का शेप अलग होगा, साइज अलग होगा, दोनों का मास अलग होगा। तो इन्होंने ये बताया था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक मास, वॉल्यूम, शेप, इटीसी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में उन्होंने ये बताया कि when two or more atoms combined in definite ratio by mass, सुनना ध्यान से, when two or more atoms combine in definite ratio by mass, then a molecule is formed, या फिर another substance is formed, is known as molecule or compound.
ओके तो कार्बन और ऑक्सीजन अगर ये एटम का रेशियो देखिएगा तो C/O 1:2 होगा, है ना। और मास रेशियो हम लोग देख चुके हैं 12 ग्राम 32 ग्राम। तो मास रेशियो अगर कार्बन और ऑक्सीजन का निकालेंगे तो 3:8 आएगा। तो अगर फिक्स रेशियो में कंबाइंड हुआ दो एलिमेंट तो एक नए कंपाउंड या फिर नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ये पॉइंट नंबर था 5। और पॉइंट नंबर 6 उन्होंने बताया कि अगर दो एलिमेंट डिफरेंट रेशियो में कंबाइंड होते हैं तो दो डिफरेंट सबस्टांस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेशियो 1:2 आप देख चुके हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या हुआ 2:2, सिंपल रेशियो आ जाएगा 1:1। तो ये था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन साहब ने अपने एटॉमिक थ्योरी में कुछ पॉइंट्स बताए। ओके सारे पॉइंट्स को एक एक करके आप देखिए ध्यान से, फिर इसका ड्रॉबैक हम बताते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका ड्रॉबैक। ओके तो देखिए होता क्या है कि सबसे पहले कुछ थ्योरीज आते हैं, फिर उस थ्योरीज पे काम किया जाता है, और उस पे काम किया जाता है तो पता चलता है कि नहीं ये सब पे तो अप्लाई नहीं हो रहा है। तो जब सब पे अप्लाई नहीं हो रहा है तो यहाँ पे उनका ड्रॉबैक निकल के आता है। तो क्या ड्रॉबैक निकल के आया, तो पहला ही पॉइंट आपने लिखा, आपने पढ़ा, एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ द मैटर। लेकिन ये तो गलत हो गया भाई, क्योंकि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, लिमिटेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं अभी, लिमिटेशन। तो सब एटॉमिक, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन थे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। एटम इज नो लॉन्गर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, ओके, एंड नो लॉन्गर इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ द मैटर। ओके तो एटम जो है ना तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहा ना ही इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ द मैटर रहा। किसके बाद, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन के। अब थर्ड, सेकंड सही था, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सही है, सेकंड सही है। अब थर्ड पॉइंट देखना, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स हैव प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट आर सेम। बट ये तो गड़बड़ हो गया भाई, कब, जब हम लोगों ने पढ़ा आइसोटॉप्स को। आपको थोड़ा सा आइसोटॉप्स के बारे में जानकारी दे दें। The element having same atomic number but different mass number, the element having same atomic number but different mass number known as isotope। तो उन्होंने बोला that the atoms having same atomic number but different mass number known as isotope। देखना तीनों कार्बन ही है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, लेकिन मास नंबर 12, 13 और 14। तो मास नंबर 12 भी है, 13 भी है और 14 भी है। ऐसा कैसे भाई, 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है, तब तो ये प्रॉपर पॉइंट गलत हो गया। हाँ, मास इनका अब सेम न रहा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये से सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल, मतलब एक एलिमेंट के सारे एटम्स की प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और फोर्थ पॉइंट आपने क्या देखा कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स की प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकती है, वो डिफरेंट होती है। लेकिन इसका भी जवाब आया कहां से, जब आइसोबार्स पढ़ा गया। आइसोबार्स में क्या पढ़ा गया, N714 और यहां पे C614। अब देखना दोनों का मास सेम हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां पे ये भी पॉइंट गलत हो गया कि दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स की प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकती है। तो ये थर्ड ड्रॉबैक आ गया, आया कि नहीं आया। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे, और भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। अब समझना ध्यान से, ये 5 नंबर पॉइंट और 2 नंबर पॉइंट और 6 नंबर पॉइंट्स को लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ने वेरीफाई किया। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको दूसरे तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो देखिए, तो जब एटम को ही ना तो क्रिएट कर रहे हैं ना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो मैटर को कर सकते हैं क्या। तो इसलिए ये भी पॉइंट हो गया आपका, मतलब ये पॉइंट सही हो गया। कब, जब एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब ये पॉइंट जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट 5 नंबर देखना, ये लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन को वेरीफाई करता है। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन में क्या बोला गया कि व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड इन डिफिनिट रेशियो बाय मास देन अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। चलिए ये पॉइंट है,
ठीक है। और जब डिफरेंट रेशियो रहेगा CH2O 1:2, तो डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को वेरीफाई करता है। कौन से लॉ को वेरीफाई कर रहा है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को वेरीफाई करता है। ठीक है, तो आपने देखा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई किया, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को वेरीफाई किया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को वेरीफाई किया। व्हाट अबाउट गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम? नहीं किया, है ना। तो ये नेक्स्ट ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक नंबर 1 2 3 4। नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का? कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, बट ही फेल्ड टू एक्सप्लेन गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ओके, तो उसको उन्होंने वेरीफाई नहीं किया। नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या था? नंबर 5 इनका, कि ही फेल्ड टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के बीच में, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि एटम्स जो कंबाइंड होता है तो मॉलिक्यूल बनाता है, तो उनके बीच में नेचर ऑफ फोर्सेस या फिर नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होता है, इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। तो ये 5 ड्रॉबैक था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। तो जब ड्रॉबैक आ गया तो फिर अब नया थ्योरी बना। तो नया थ्योरी बना जिसको हम लोगों ने कहा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मिटा दें, आप नोट्स तो बना सकते हैं अपने बुक से भी, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे हम लोग समझ रहे हैं, एक एक पॉइंट को देखिएगा। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक के बाद, लिमिटेशन के बाद, अब हम लोग आते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी देखना, फिर से हम नोट्स नहीं बनाएंगे, हर एक पॉइंट को समझाएंगे, नोट्स बनाएंगे। हाँ, बोल तो जरूर रहे हैं, नोट्स बनाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हमारा हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में था कि एटम इज नो लॉन्गर स्मॉलेस्ट एंड इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ द मैटर। ओके, फर्स्ट पॉइंट ये था, एटम इज नो लॉन्गर स्मॉलेस्ट और इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ द मैटर। बट सेकेंड पॉइंट था, एटम इज स्मॉलेस्ट, सुनना ध्यान से, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कब? जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। आई बात समझ में? थर्ड पॉइंट, the properties of atoms of same element may be different in one or more properties, है ना। तो in one or more properties मतलब क्या हुआ कि किसी एक एलिमेंट के एटम्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती है। वो प्रॉपर्टीज एक या एक से ज्यादा हो सकता है। जैसे आपने मास को देखा है ना, मास का देखा कि नहीं, डिफरेंट है। जैसे कार्बन, जितने भी आइसोटॉप्स हैं सब में मास डिफरेंट हो सकता है, होता है कि नहीं होता है। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि एटम्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है। और फोर्थ पॉइंट उसी का नेक्स्ट पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इन वन और मोर प्रॉपर्टी। फिर से डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स की प्रॉपर्टी भी सेम हो सकती है। ओके, तो ये पॉइंट नंबर 4 था। बाकी पॉइंट जो सही था वो वही है। पॉइंट नंबर 5 क्या बना सकते हैं? एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड व्हेन 2 or more atoms are combined in definite ratio by mass, volume, etc. Then a new substance is formed which is known as molecule or compound. When 2 or more elements are combined in different ratio by mass, then 2 or more compounds are formed. Okay, तो जो पॉइंट उसमें सही था उसको यहां पे लिया गया। और नेक्स्ट पॉइंट मतलब 5, 6 और 7 आपको हम बता दिए। अब देखना 8 में, देखना 8 नंबर पॉइंट क्या है? द मास ऑफ एलिमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। कहां से आया भाई? आइंस्टीन साहब का इक्वेशन E = mc² से। मास जो है वो एनर्जी के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है। ओके, ये पॉइंट नंबर 8। और पॉइंट नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। The atom of one element can change into other. The atom of one element can change into atom of other element. This process is known as
ट्रांसम्यूटेशन, ट्रांसम्यूटेशन बोलिए या फिर ट्रांसफॉर्मेशन बोलिए। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट change into atoms of different element by slamming of proton and neutron is known as transmutation। एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखना ध्यान से। नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो सकता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14। अगर इस पे आप कोई अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डिंग करा दीजिए, है ना, कोई अल्फा पार्टिकल इससे पास कराइए, और अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो पॉजिटिवली चार्ज हीलियम को हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और मास नंबर होता है 4। तो जब इससे पास कराया गया तो पता क्या चला कि यहां से नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया और उसका मास होता है 18, सॉरी एटॉमिक नंबर 18 और मास नंबर 17, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। ओके, लेकिन यहां पे देखना, प्रोटॉन का तो नंबर हो गया 9, प्रोटॉन दोनों को मिला के हो गया 9, और यहां पे मास नंबर यानी ए का वैल्यू कितना हो गया 14 + 4 यानी 18। लेकिन यहां पे प्रोटॉन अभी कितना आया 8 और मास नंबर आ गया 17। तो इससे एक और पार्टिकल बाहर निकला और वो है प्रोटॉन 1 और 1। अब बताइए दोनों को, यहां पे प्रोटॉन हो गया 1 और उसका मास हो गया 1, दोनों मिलके 9 और यहां पे 18 हो गया कि नहीं। तो आपने क्या देखा, ट्रांसम्यूटेशन किसका हुआ, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन में। ठीक है, तो एक एलिमेंट का एक एटम दूसरे एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट हो सकता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ट्रांसम्यूटेशन या फिर न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। ओके, तो ये था आपका मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटा सा पॉइंट है, एटम और मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर से इस छोटे से वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं एटम और मॉलिक्यूल को अलग से कैसे पढ़ते हैं। तो एटम के बारे में कुछ पॉइंट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एटम, और कोई अब आपसे पूछे व्हाट इज एटम, व्हाट इज एटम, तो फिर से आप एटम का क्या डिफिनीशन देंगे, अच्छा सा डिफिनीशन बना के क्या देंगे, क्योंकि एटम तो इंडिविजिबल है, लेकिन स्मॉलेस्ट है कब, जब हम लोग केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की बात करेंगे तब। तो आप इसका डिफिनीशन कैसे देंगे, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, atom is the smallest particle of the matter which can take part in chemical reaction। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, आप डिफिनेशन लिखिए, हम बोल रहे हैं एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। और नेक्स्ट पॉइंट है, एटम में, एरो दे के लिख लीजिएगा, एटम में और मे नॉट एग्जिस्ट, एटम में और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एटम में और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जैसे अगर आप ऑक्सीजन की बात करें, जब भी आप ऑक्सीजन की बात करेंगे O2 लिखेंगे, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस नहीं है, N2 P4 H2O, ओके, H2SO4, ये सारा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन कुछ एलिमेंट के एटम हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, और वो है नोबल गैसेस, NOBLE होता है, यस, नोबल गैसेस, स्पेलिंग देख लेना एक बार तुम लोग। तो ये होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो जो रिएक्टिव मेटल्स हैं या फिर जो गैसेस हैं वो डाई एटॉमिक फॉर्म में, ट्राई एटॉमिक फॉर्म में, टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, कंपाउंड्स के फॉर्म में रहते हैं, लेकिन नोबल गैसेस जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है उनका। आई बात समझ में। तो एटम में एग्जिस्ट, मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। चलिए, तो ये था एटम के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में। व्हाट अबाउट मॉलिक्यूल, क्या है मॉलिक्यूल, समझना मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल इज द, सॉरी ऐसे लिखो डिफिनीशन, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, the smallest particle of the matter, the smallest particle of the matter मतलब compound which do not take part in
केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है ना, कॉल्ड मॉलिक्यूल, यहां पे रिएक्शन कॉल्ड मॉलिक्यूल, वैसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी मैटर का या कंपाउंड का जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल। अब आप बोलिएगा कि सर O2 प्लस H2 मिलके तो H2O बनाया, ये तो पार्टिसिपेट किया, यस आपके हिसाब से तो है, लेकिन जैसे ही आप रिएक्शन कराएंगे O डबल बॉन्ड O और OH बॉन्ड H, होता क्या है कि जैसे ही रिएक्शन कराएंगे सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक होता है, केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक होता है और ये O फ्री हो जाएगा अपना दोनों बॉन्ड लेके, ये O फ्री हो जाएगा अपना दोनों बॉन्ड लेके, और हाइड्रोजन दो दो होता है, इसको समझा रहे हैं आप ध्यान से समझिएगा, दो हाइड्रोजन है, ये भी इसका भी बॉन्ड ब्रेक होगा, तो देखना ये ऑक्सीजन फ्री हो गया ना, एटम फ्री हो गया, तो मॉलिक्यूल आपने डाला लेकिन वो बना कौन, एटम बना। अब ये एक हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन एक दूसरा को करेगा, हाइड्रोजन ये आ जाएगा, हाइड्रोजन ये आ जाएगा, हाइड्रोजन, इस तरीके से 2 मोल या फिर 2 मॉलिक्यूल वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो आप बोल रहे हैं कि डाले मॉलिक्यूल लेकिन वो ब्रेक होके क्या बन गया, एटम, और एटम एक दूसरे से कोलाइड करके तो नया सब्सटेंस बनाता है जिसको हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। तो मॉलिक्यूल डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कैन नहीं लगाएंगे, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यस ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल इसीलिए बना ताकि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सके, एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि अब क्या है, आप जैसे ऑक्टेट रूल पढ़ते हैं, है क्या कि उसमें एटम्स जो है स्टेबल नहीं होते हैं, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो बॉन्ड बनाएंगे तभी तो मॉलिक्यूल बनेगा, तो मॉलिक्यूल इसलिए बना ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर सके, तो स्टेबिलिटी जब गेन कर लेगा तो इस इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस तो होगा ही, तो मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ओके, चलिए अब देखते हैं मॉलिक्यूल का टाइप। आपके सामने मॉलिक्यूल जो है वो 2 टाइप का है, कौन कौन भाई साहब, तो पहला है होमो एटॉमिक और दूसरा है हेट्रो एटॉमिक। अब होमो और हेट्रो से आपको समझ में आ गया, होमो मतलब सेम और एटॉमिक मतलब एटम, तो जिसमें सेम एटम हो, द मॉलिक्यूल विच कंटेन सेम टाइप ऑफ एटम्स इज नोन एज होमो एटॉमिक। हेट्रो मतलब यहां पे हो गया डिफरेंट, और एटॉमिक मतलब एटम। ओके, तो जिसमें डिफरेंट एटम हो, द मॉलिक्यूल कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स नोन एज हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, या फिर इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। देखना ध्यान से, इसको हम लोग मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। क्या नाम है इसका, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। थ्योरेटिकल है ये सारा पॉइंट, इसलिए हम नोट्स नहीं बना रहे हैं, लेकिन हाँ सारे पॉइंट्स को बोल रहे हैं, आप खुद से नोट्स बना सकते हैं इसका। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का एग्जांपल H2, N2, O2, P4, S6, S8, O3 etc, ये सारा है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड या फिर हेट्रोएटॉमिक में H2O, NH3, HCl, H2SO4, H2CO3, H2SO3, चलो ठीक है, CH3OH etc, ये हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है या फिर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। ओके, तो ये था मॉलिक्यूल का टाइप्स। देखे आपने, समझ में आया, बहुत ही आसान है, होमोएटॉमिक और हेट्रोएटॉमिक। एक और छोटे से पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज का वीडियो करते हैं समाप्त। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग, समझ में आ रही है सारी बातें? समझ में तो आना चाहिए, नहीं आएगा तो एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखें, हो सकता है एक बार में ना है समझ में, दोबारा देखेंगे तो पहली बार तो देख चुके हैं, अब वो चीज़ आपके लिए पुराना हो चुका होगा, तो ज़रूर समझ में आएगा। तो 1 बार 2 बार 3 बार देखिए और हर एक पॉइंट्स को नोट कीजिए, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट छोटा सा पॉइंट है, बच्चा सा जो 9th क्लास में आप पढ़ते हैं, इसका नाम है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, व्हाट इज एटॉमिसिटी? द नंबर ऑफ एटम, द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन
a molecule, the number of atoms present in a molecule called atomicity. क्या बोलेंगे इसको? एटॉमिसिटी। एक एटम में जितने भी, एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स मौजूद हैं उनको हम लोग एटॉमिसिटी बोलेंगे। जैसे H2 एटॉमिसिटी कितनी हो गई इसकी? 2। एटॉमिसिटी कितनी हो गई इसकी? 2। O3 एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 3। थर्ड P4 एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 4। ओके, फोर्थ एग्जांपल H2O। अब H2O में एटॉमिसिटी 3 हुआ, जिसमें हाइड्रोजन का एटम 2 है और ऑक्सीजन का एटम कितना है? 1 है। 5 में देखना H2SO4 में एटॉमिसिटी कितना हो गया? तो ये 8 हो गया एटॉमिसिटी, जिसमें हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। सबको लेके सबका एटॉमिसिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एटॉमिसिटी हुआ 8 और बाकी सबको आप अलग अलग भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर देखना ध्यान से, नंबर 6 में हम बता रहे हैं C2H6 हो, इसके पहले 3 लगा हुआ हो, तो जो 3 लगा हुआ है ना उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल अगर 3 हो गया तो कार्बन का अगर एटॉमिसिटी इस मॉलिक्यूल में देखेंगे तो हो जाएगा 6 और हाइड्रोजन का देखेंगे तो हो जाएगा 18। क्योंकि एक मॉलिक्यूल में देखना, अगर इसको मिटा देते हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 है कार्बन एटम और 6 है हाइड्रोजन एटम, तो जब 3 करेंगे तो 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18। ओके, तो ये मॉलिक्यूल्स रहा। तो ये था एटॉमिसिटी। अब एटॉमिसिटी के लिए कुछ प्रीफिक्स हम लोग यूज करते हैं, उसको हम आपको बता के अब समाप्त करते हैं वीडियो। थोड़ा सा आसान सा पॉइंट्स था सब, तो हम लोग फटाफट पढ़ के हम लोग इस वीडियो को क्लियर कर रहे हैं। देखना, अब इधर हम लोग लिखेंगे एटॉमिसिटी और इधर प्रीफिक्स। एटॉमिसिटी और प्रीफिक्स क्या है? ये 1 मतलब मोनो, 2 डाई, 3 ट्राई, 4 टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा, 8 ऑक्टा, 9 नॉन एटॉमिक, 10 डेका एटॉमिक। ओके, 10 दिख रहा है इधर? चलो 9 10 नहीं दिख रहा होगा तो हम इधर लिख देते हैं। 9 के लिए नोना और 10 के लिए डेका। तो ये हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं। जैसे अगर हम लोग बोले O2 डाइएटॉमिक, O3 ट्राइएटॉमिक, P4 टेट्राएटॉमिक, S6 हेक्साएटॉमिक, S8 ऑक्टाएटॉमिक। ओके, चलिए, सब O2 डाइएटॉमिक, H2 डाइएटॉमिक, P4 टेट्राएटॉमिक। तो समझ में आया सब बात? वेरी गुड। तो आज का क्लास अब करते हैं खत्म। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें हम लोग एटॉमिक मास के बारे में पढ़ने वाले हैं, एमयू के बारे में पढ़ने वाले हैं, मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ने वाले हैं, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमारा मोल कंसेप्ट स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और उसके बाद मोल कंसेप्ट तो खैर माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ओके, तो आज का वीडियो ख़त्म करें। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका दिन शुभ हो।